सालिया बीएड क्लासेस में फिर से आपके साथ बीएड सेकेंड ईयर पेपर एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इसमें हम बात कर रहे हैं, इस पेपर में 4th यूनिट की बात कर रहे हैं और 4th यूनिट में यूनिट का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन और टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे हैं बैरियर्स ऑफ लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन, अधिगम एवं सहभागिता के अवरोधक। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जब हम अधिगम और सहभागिता की बात करते हैं, विद्यालय में जब बालक आ रहा है तो वह अधिगम प्राप्त करने ही आ रहा है, शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण करने आ रहा है और समाज में अपनी सहभागिता दर्शाने के लिए, बढ़ाने के लिए शिक्षित होना चाहता है, सभी के साथ रहना चाहता है। तो इस जो प्रक्रिया है अधिगम एवं सहभागिता की, इसके अवरोधक कौन कौन से होते हैं विद्यालयों में, समाज में, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो अधिगम और सहभागिता के अवरोधक हैं, तो सबसे पहला हम देखें अधिगम गतिविधियों से संबंधित अवरोधक या कठिनाई। अधिगम गतिविधियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जिसमें छात्र, पाठ्यक्रम और शिक्षक तीनों आपस में मिलकर कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, इस गतिविधि को संपन्न करते हैं और एक अच्छे अधिगम को प्राप्त करते हैं या अपना विकास करते हैं बालक। तो उस छात्र की गतिविधियां उपयुक्त हो सभी बालकों के बीच में, विद्यालय में, तो इसके अंदर जो कठिनाई आती है बालकों को, जब वह बालक कटा हुआ महसूस करेगा अन्य बालकों के साथ या उसे उतना सम्मान नहीं दिया जाएगा या उसे उसका स्थान नहीं दिया जाएगा, तो वह इन गतिविधियों में या उसका जो संज्ञानात्मक विकास है, क्रमबद्ध विकास है, वह उस तरह से पूर्ण नहीं हो पाता है। इसके लिए कुशल अध्यापकों की आवश्यकता होती है जो उन्हें हर गतिविधि में पार्टिसिपेट करने के लिए बढ़ावा दे सके और उन्हें प्रोत्साहित कर सके। फिर आती है बालकों में अधिगम वातावरण संबंधी कठिनाई। उस प्रकार का उन वंचित बालकों को या अक्षम बालकों को उस प्रकार का वातावरण विद्यालय में नहीं मिल पाता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। उनके क्रमबद्ध विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए जो उन्हें सीखना होता है, अधिगम करना होता है, वैसा वातावरण उन्हें विद्यालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। हम देखें जैसे अपने आसपास भी विद्यालय में कोई उद्दंड बालक है या किसी तरह से अक्षम बालक है, वह अन्य बालकों को परेशान करता है या उन्हें उनके सीखने में व्यवधान लाता है, तो उसे शिक्षक द्वारा अलग बिठा दिया जाता है या पीछे की तरफ बिठा दिया जाता है या कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उससे जो वातावरण मिलना चाहिए वैसा वातावरण विद्यालय में नहीं मिल पाता है और वह अपना विकास नहीं कर पाता है। फिर अभिप्रेरणा से संबंधित कठिनाई होती है। इसी प्रकार का माहौल उस बालक के साथ अगर हमेशा इसी प्रकार का व्यवहार शिक्षक द्वारा अन्य बालकों के द्वारा किया जाता है कि उसे नकारात्मक लिया जाए किसी भी तरह, ये बालक ऐसा है तो ये तो कुछ कर ही नहीं सकता या पढ़ नहीं सकता या लिखना नहीं आता उसे या सभी बालकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो हम उसे अलग कर देते हैं उस माहौल से। उसे अभिप्रेरित नहीं करते कि वह सभी के साथ में बैठे, सभी के साथ सभी जैसा व्यवहार करे, वह उसे हम मोटिवेट नहीं करते हैं। अगर उसने कुछ अच्छा कार्य किया है, यह संभव है कि जो सामान्य बालक हैं या विशिष्ट बालक हैं उनसे उस बालक का व्यवहार या उस बालक का रिजल्ट कम ही होगा, लेकिन अगर वह कोई कार्य ऐसा करे
दूसरी गतिविधि में या खेल कूद में, तो उसे आगे लाकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा, अन्य बालकों के द्वारा, ताकि अपना विकास कर सके। तो उसे उस प्रकार की विकास के लिए अभिप्रेरणा प्राप्त नहीं हो पाती। फिर उचित पृष्ठ पोषण संबंधी कठिनाई आती है बालकों में। पृष्ठ पोषण मीन्स फीडबैक। उसने अगर कोई कार्य किया है तो उससे संबंधित उसे फीडबैक दिया जाना चाहिए, उसके मित्र समूह द्वारा या अन्य बालकों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा, कि उसने ये जो कार्य किया है वह बहुत अच्छा किया है, सामान्य किया है या गलत भी किया है, तो उसमें किस प्रकार से सुधार किया जाए, उसकी इस क्रिया में इस पॉइंट में सुधार किया जाए या उसे और बढ़ाया जाए, कम किया जाए, इस प्रकार का फीडबैक या पृष्ठपोषण उसे प्रदान किया जाए अगर विद्यालय में, तो वह अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करता रहता है और उसमें, उस कार्य में, उस गतिविधि में उसकी रुचि बढ़ती जाएगी। फिर संप्रेषण संबंधी कठिनाई होती है। वह अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाता दूसरे बालकों से, शिक्षकों से या अन्य जगह। अपने विचार अगर वह प्रस्तुत नहीं कर पाता है, हमने अधिकांशतः देखा कि जो अपवंचित बालक या अक्षम बालक होते हैं वह संकोची स्वभाव के होते हैं, क्योंकि वह दूसरों के जैसा अपने को महसूस नहीं करते हैं, सामान्य बालकों जैसा अपने आप को महसूस नहीं कर पाते हैं, तो उनमें संकोच की भावना आ जाती है और संकोच की भावना को शिक्षक द्वारा या अन्य बालकों द्वारा बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तुम ये ऐसा नहीं कर सकते, तुम बोल नहीं सकते, तुम चुप रहो, तुम मस्ती करते हो, तुम ऐसा करते हो, पीछे जाके बैठ जाओ। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है तो वह अपनी बात दूसरों तक कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो इस संबंधी कठिनाई होती है उनकी। फिर निर्देशन एवं परामर्श संबंधी कठिनाई, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इस प्रकार के बालकों को परामर्श की आवश्यकता अधिक होती है, गाइडेंस की आवश्यकता सामान्य बालकों से कुछ अधिक होती है। उन्हें हर काम में किसी का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, या वो इस बात की आवश्यकता महसूस करते हैं कि हमेशा हमारे साथ कोई रहे। तो उन्हें इस प्रकार का उचित निर्देशन और परामर्श शिक्षकों द्वारा दिया जाए, या एक विशिष्ट बालक को उसकी जिम्मेदारी दी जाए, जो सामान्य बालक है, कि वह उसके साथ रहेगा और उसे हर प्रकार की गतिविधि में, शिक्षण विधि में उसे सिखाने का प्रयास करेगा और उचित मार्गदर्शन प्रदान करे। तो इस प्रकार यह अधिगम में अवरोधक होते हैं। फिर नेक्स्ट जो होता है वह संवेगात्मक अस्थिरता संबंधी कठिनाई है बालकों की। उनके जो संवेग होते हैं, अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, नकारात्मक व्यवहार किया जाता है, तो उनकी जो संवेगात्मक स्थिति होती है वह अस्थिर हो जाती है। वह किसी जो सामान्य स्थिति भी होती है तो उसमें वैसा व्यवहार नहीं कर पाते जैसा सामान्य बालक करते हैं। तो इस संवेगात्मक अस्थिरता को दूर करने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए, किए भी जाते हैं, लेकिन वह इतने सहज रूप में नहीं किए जाते कि बालक उस स्थिरता को या उस व्यवहार को महसूस कर पाए। तो यह उसके अधिगम में अवरोध पैदा करते हैं। फिर रुचिपूर्ण गतिविधियों से संबंधित कठिनाई या अवरोधक जो होते हैं, उसकी रुचि, उस अक्षम बालक की, अपवंचित बालक की जिस विषय में रुचि है, वैसा कार्य या वैसा माहौल, वैसा वातावरण उसे नहीं मिल पाता कि वह अपनी रुचि को प्रकट कर सके या अपना रुचिपूर्ण कार्य कर सके। उसके लिए एक ऐसा माहौल उपलब्ध करवाना, उसकी रुचि का माहौल उपलब्ध करवाना शिक्षकों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन किसी किसी अवस्था में ये कार्य शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए कभी कभी, तो वह बालक भी अपना अधिगम अच्छी तरह से कर पाएगा। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री संबंधी कठिनाई होती है। सामान्य बालकों को, विशिष्ट बालकों को और अपवंचित या अक्षम बालकों को साथ में शिक्षण कार्य करवाने के लिए
उस प्रकार की सामग्री का निर्माण शिक्षकों द्वारा करवाया जाए जिससे कि सभी बालक आसानी से अधिगम प्राप्त कर सके, अधिगम प्रक्रिया कर सके, उनमें अधिगम का निर्माण हो सके। इस प्रकार की जो सामग्री है वह शिक्षकों द्वारा प्रयोग में ली जानी चाहिए। क्रियात्मक विधि का ज़्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके संबंध में नवाचार किए जाने चाहिए शिक्षकों द्वारा, तो वह उसका जो अधिगम है वह गुणवत्तापूर्ण हो पाएगा। फिर समन्वय संबंधी कठिनाइयाँ या अवरोधक होते हैं बालकों की शिक्षा के अंतर्गत। वह जो गतिविधियाँ स्कूल में विद्यालय में करवाई जाती है या जो शैक्षणिक प्रक्रिया चलती है विद्यालय में, उसमें वह अपना जो समन्वय है, सभी के साथ जो सहसंबंध है या अपनी बात कहना, सभी के साथ चलना, मिलकर सभी के साथ क्रिया करना, वह उसमें संकोच करते हैं, उस व्यवहार में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। तो यह जो समायोजन की कमी उसमें देखी जाती है, तो उनके अधिगम में कठिनाई होती है, उनका संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। तो शिक्षकों द्वारा इसके लिए अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा समायोजन करना आवश्यक होता है, जिससे कि बालक पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े और वह अपने व्यवहार में भी सकारात्मकता लाने का प्रयास कर पाए। यह अवरोधक कुछ मुख्य। इसके बाद हम देखें तो कुछ अन्य अवरोधक भी होते हैं बालक की शिक्षा और अधिगम संबंधी, जो समायोजन संबंधी जो कार्य होता है विद्यालय में, समाज में। अन्य अवरोधकों में हम बात करें तो सबसे पहले पृथक्करण। पृथक्करण मीन्स बालक को अलग थलग करना, उस वंचित बालक को या अक्षम बालक को सामान्य बालकों से कटा हुआ महसूस करवाना, अलग तरह का महसूस करवाना, यह पृथक्करण कहलाता है। विद्यालय में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, शिक्षकों को इतना समय नहीं मिल पाता है या बालकों द्वारा, अन्य बालकों द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाता है उस बालक के साथ। कुछ इस प्रकार के नियम होते हैं विद्यालयों में, तो उसके द्वारा वह जो वंचित बालक है या अक्षम बालक है, वह अपने आप को उन सामान्य बालकों जैसा महसूस नहीं करता है। वह कहीं मस्ती कर रहा होता है, किसी बालक को मार भी देता है। जब उसमें संकोच की भावना आएगी, संवेगात्मक अस्थिरता होगी उस बालक में, तो वह किसी भी प्रकार का व्यवहार किसी भी समय कर सकता है। तो उसके लिए यह जो प्रक्रिया है पृथक्करण की, शिक्षक द्वारा भी कभी कभी काम में ली जाती है। बालक को, जैसा मैंने पहले भी बताया, उस बालक को कह दिया जाता है तुम सबसे अलग बैठो, मारपीट करते हो, या कोई बालक गाली गलौज करता है, कोई गुस्सा करता है, कोई किसी की पुस्तक लेके फाड़ देता है, पेन पेंसिल चुरा लेता है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं जो बालक करता है, वंचित बालक, तो उसको हम पृथक करने का प्रयास नहीं करें और उसको सभी के साथ मिलाकर हम अगर कार्य करते हैं, तो उसका जो मानसिक स्तर है वह उत्तम होता जाएगा और वह सामान्य व्यवहार करने लगेगा। इस पृथक्करण के संबंध में बिंदु अनुसार हम बात करें तो नियंत्रण का पृथक्करण होता है। जो एक अगर कक्षा में कुशल शिक्षक है, अच्छा शिक्षक है, तो वह ऐसे बालकों को नियंत्रण से मुक्त रखने का प्रयास करता है। उन्हें वह उसके रुचिपूर्ण कार्य करने के लिए, उसके व्यवहार के अनुसार कार्य करने के लिए सहयोग प्रदान करता है और उसे एक खुला मंच प्रदान करता है ताकि वह सबसे अलग महसूस नहीं कर पाए। फिर उसके तनाव का पृथक्करण किया जाना चाहिए। ऐसी जो मानसिक तनाव की स्थिति होती है उसे एक शिक्षक समझकर और उसे दूर करने का प्रयास कर सकता है। फिर कठिन अधिगम गतिविधियों में पृथक्करण किया जा सकता है। जो अधिगम की गतिविधि है या जिस विधि का प्रयोग शिक्षक द्वारा कक्षा में किया जा रहा है,
तो वह अगर समझ नहीं पा रहा है बालक, तो उसके लिए किसी सरल विधि का, इजी मेथड का प्रयोग करके, क्रियात्मक विधि का प्रयोग करके उसे समझाया जाना चाहिए। उसे अलग महसूस नहीं कराया जाना चाहिए कि वह नहीं सीख पाएगा या नहीं सीख सकता। उसके लिए ऐसा मेथड तैयार करें जिससे वह सामान्य बालकों के बीच में रहकर अपना अधिगम कर सके। फिर पूर्वाग्रहों से पृथक्करण होता है बालकों में। पहले की जो घटनाएं हैं उसके साथ जो घटित हुई होती हैं, यदि कोई मंदबुद्धि बालक है, उसके साथ जैसा व्यवहार अगर किसी के साथ घर में भी, परिवार में या मित्र समूह में, विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा यदि किया जाता है इस प्रकार का व्यवहार, तो वह उसी घटना को अपने मस्तिष्क में लिए घूमता रहता है और पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है कि मैं तो ये कार्य कर ही नहीं सकता। तो एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि उसे इस पृथक्करण से, पूर्वाग्रहों का पृथक्करण करके उसे सामान्य जो बहाव है उसमें लाने का प्रयास करें। फिर उसके अंदर विरोधी विचार आते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो दूसरे को भी नहीं करने दूंगा, या दूसरे बालकों के साथ अगर कोई अच्छा व्यवहार किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है, तो वह उनसे विरोध करना प्रारंभ कर देता है। जो विरोधी विचार उसके अंदर मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं उसको पृथक किया जाना चाहिए एक अच्छे शिक्षक के द्वारा। फिर नकारात्मक व्यवहार जो उसके साथ किया जाता है वह नहीं होना चाहिए। उस बालक को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। यदि उसे शारीरिक, मानसिक किसी भी प्रकार का दंड दिया जाता है तो उसमें नकारात्मकता की भावना अधिक हो जाती है और वह उस सामान्य वातावरण से कटकर अलग सा महसूस करने लगता है। इस प्रकार पृथक्करण की बात की। फिर इसके बाद एक अन्य तथ्य है समावेशन, इंक्लूजन जिसे कहते हैं, सभी के साथ मिलकर जुड़कर कार्य करना। बालक का समावेशन, ऐसे बालक जिनका संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पा रहा है, अधिगम स्तर कम है, कुछ किसी प्रकार से अक्षम है वह बालक, तो उसके समावेशन की प्रक्रिया करने के लिए यदि वह अपना समायोजन या समावेशन अन्य बालकों के साथ विद्यालय में नहीं कर पाता है तो भी उसका अधिगम प्रक्रिया है वह प्रभावित होती है। इसके लिए कुछ बिंदु हैं जो शिक्षक को उस पर कार्य किया जाना चाहिए। इसमें सबसे पहले अभिप्रेरणा का समावेशन किया जाना चाहिए। उस बालक को किसी भी प्रकार से या हर प्रकार से अभिप्रेरित करना चाहिए कि वह इस प्रकार का कार्य करने के लिए आगे बढ़े। फिर पृष्ठपोषण का समावेशन होना चाहिए। उसे फीडबैक दिया जाना चाहिए कि उसने ये कार्य अच्छा किया है, उसे और अच्छा किस तरह से किया जा सकता है। फिर स्वतंत्रता का समावेशन होना चाहिए। उसके विकास के लिए उसे स्वतंत्र रूप से छूट दी जानी चाहिए कि वह ये कार्य अच्छा कर रहा है, मोटिवेशन मिलेगा, फीडबैक मिलेगा और स्वतंत्रता यदि बालक को मिलेगी तो वह अपना बेस्ट देने का प्रयास हमेशा करता रहता है। फिर सकारात्मक दृष्टिकोण का समावेशन होना चाहिए उसमें। वह हमेशा उसके साथ नकारात्मक व्यवहार नहीं किया जाए कि तुम ये नहीं कर सकते हो या ऐसा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम अलग रहो सब बालकों से सकारात्मक माहौल देने का प्रयास किया जा सकता है शिक्षक के द्वारा। तो वह उस जो सामान्य सुचारू जो व्यवस्था है उसमें अपने आप को डालने का प्रयास करता है। फिर उसमें आत्मविश्वास का समावेशन किया जाना चाहिए, सृजनात्मकता का समावेशन किया जाना चाहिए। वह कुछ मिट्टी के खिलौने बना सकता है या कागज़ से कुछ क्राफ्ट बना सकता है। कुछ न कुछ बालक में खूबी होती है, चाहे वह अक्षम बालक है, लेकिन उसकी रुचि, उसकी सृजनात्मकता किसी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में उसे बढ़ावा देकर उसकी सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
फिर रुचिपूर्ण अधिगम जो गतिविधियां हैं उसका समावेशन होना चाहिए, और निर्देशन और परामर्श का समावेशन होना चाहिए। उचित निर्देशन और परामर्श उसे दिया जाना चाहिए। फिर बाल केंद्रित गतिविधियों में समावेशन, जो बाल केंद्रित गतिविधियाँ होती है, जैसे हम क्रियात्मक शिक्षण करवाते हैं, खेल खेल में सिखाना उनको, या कोई खेल प्रतियोगिता होती है तो उसमें शिक्षक द्वारा उस बालक की सहायता की जाए और अपना एक स्थान बनाने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से समावेशन होना चाहिए बालकों में। फिर तीसरी बिंदु की हम बात करें तो प्रभाव, इम्पैक्ट। अक्षम बालक और अपवंचित बालक के संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर में प्रभाव का स्थान बहुत ज़्यादा है। वह किसी भी चीज़ से, किसी भी प्रक्रिया से नकारात्मक रूप में या सकारात्मक रूप में बहुत जल्दी ही प्रभावित होते हैं। ऐसे बालकों पर किसी भी कार्य का, किसी भी विचार का, किसी भी क्रिया का वह कैसा भी प्रभाव अपने ऊपर डाल सकते हैं या उस प्रभाव उन पर पड़ सकता है। तो उनके लिए जो है पॉजिटिव प्रभाव पड़े, उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, उसके लिए विद्यालयों में जैसे हमने बात की, अभिप्रेरित किया जाना चाहिए उन्हें, ताकि उनका विकास हो सके, अधिगम स्तर उच्च हो सके। उनको समाज में और ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए माध्यम दिया जाना चाहिए कि वह अपने विचार रख सके और सभी के बीच में अपने को सामान्य महसूस कर सके, ताकि उनके अंदर से नकारात्मक प्रभाव कम हो जाए। सृजनात्मक वातावरण निर्माण किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से सकारात्मक बातें उनके साथ हमेशा 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 चलती रहती है, तो उनके विचार भी हैं, उन पर प्रभाव भी सकारात्मक ही पड़ेगा। और अगर नकारात्मक भाव या नकारात्मक व्यवहार उनके साथ हमेशा किया जाता है, सभी के द्वारा किया जाता है, तो वह उस नकारात्मकता को अपने दिमाग में बिठा लेता है और वैसी ही मानसिक स्थिति उसकी हो जाती है। तो इस प्रकार हमने अवरोधकों की बात की। समावेशी शिक्षा में जो भी अवरोधक होते हैं उनके बारे में हमने आज चर्चा की। थैंक यू।